वेलकम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है एकाधिकार, जिसे मोनोपोली भी कहते हैं। मोनो का अर्थ है एक और पॉली का अर्थ है अधिकार। तो मोनोपोली शब्द का अर्थ है एकाधिकार। एकाधिकार का अर्थ देखें तो एकाधिकार का अर्थ सामान्यतः प्रतिस्पर्धा का अभाव माना जाता है। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु की पूर्ति पर एक ही विक्रेता, पूर्तिकर्ता या उत्पादक का पूर्ण नियंत्रण हो और वस्तु के निकट के कोई स्थानापन्न पदार्थ नहीं हो। तो एकाधिकार की स्थिति कही जाती है जिसके अंतर्गत मुख्यतः वस्तु की पूर्ति पर केवल एक ही विक्रेता हो, एक का ही अधिकार हो, जो पूर्तिकर्ता या उत्पादक के पक्ष में हो सकता है। उसका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए और मुख्य बिंदु है कि वस्तु के कोई निकट प्रतियोगी स्थानापन्न पदार्थ नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि ऐसी स्थिति होगी तो प्रतियोगिता की स्थिति में बदल जाएगी। अतः आवश्यक है कि वस्तु के कोई निकट प्रतियोगी स्थानापन्न पदार्थ नहीं हो, तभी एकाधिकारी की स्थिति बनी रह सकती है। एकाधिकार की विशेषताएं देखें तो जैसे हमने पूर्ण प्रतियोगिता में देखा था, एकाधिकार को भी विशुद्ध एकाधिकार के अंतर्गत मुख्यतः तीन विशेषताएं या शर्तें मानी जाती हैं। पहली है एक ही विक्रेता। एकाधिकार के अंतर्गत एक ही विक्रेता का अस्तित्व होता है। नाम से भी स्पष्ट है, एकाधिकार, एक का अधिकार। तो एक ही विक्रेता का अस्तित्व होगा तभी उसकी मोनोपोली पावर है वो स्थापित हो पाएगी। तो वस्तु का एक ही विक्रेता होता है। दूसरा, निकट स्थानापन्न वस्तु का अभाव होता है, यानी वस्तु की कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। ऐसी वस्तु नहीं होती है जो उस वस्तु के स्थान पर प्रयोग की जा सके। तो उपभोक्ता को वही वस्तु का उपयोग करना पड़ता है, तभी एकाधिकारी की शक्ति है वो बनी रहती है। अतः आवश्यक है कि निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होनी चाहिए। तीसरा है नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। एकाधिकार की स्थिति तभी बनी रहेगी जो फर्म है वो अपने आप में एक ही हो। तो नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा। ये नई फर्में आएंगी तो प्रतियोगिता होगी, तो एकाधिकार की स्थिति स्थापित नहीं रह पाएगी। इसलिए नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। ये तीनों विशुद्ध एकाधिकार की मुख्य विशेषताएं। ये तीनों विशेषताएं हमने पहले पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ी है, उसके बिल्कुल विपरीत विशेषताएं हैं। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे विक्रेता होते हैं, एकाधिकार में एक ही विक्रेता है। पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तुएं होती है, एकाधिकार में निकट स्थानापन्न वस्तु का अभाव होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश बहिर्गमन होता है, जबकि एकाधिकार में नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। तो इस प्रकार एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता दोनों ही एक दूसरे की विपरीत बाजार स्थितियों को प्रदर्शित करती हैं। इसकी अन्य विशेषताएं देखें तो 4 नंबर पे आती है एकाधिकार का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। अर्थात जो कि एक ही एकाधिकारी है तो वस्तु की पूर्ति पर उसका पूर्ण नियंत्रण होगा, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होगा, तो वो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हुए वह कीमत को निर्धारित कर सकता है, तो पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है एकाधिकार में फर्म ही उद्योग होता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पूर्ण प्रतियोगिता में जहाँ फर्म और उद्योग का अलग अस्तित्व होता है, ग्रुप ऑफ फर्म मिलकर के उद्योग बनाती है, वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग करती है, फर्म केवल कीमत को स्वीकार करती है। एकाधिकार में ये सारी परिस्थितियाँ नहीं होती है। एकाधिकार में एक ही विक्रेता है तो फर्म ही उद्योग होता है या उद्योग ही फर्म होता है। तो ये कंडीशन है कि फर्म ही उद्योग की स्थिति होती है। नेक्स्ट है विज्ञापन व्यय का अभाव होता है। चूँकि एकाधिकारी है, उस वस्तु की पूर्ति पर उसका पूर्ण नियंत्रण है, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है, तो विज्ञापन व्यय की उसकी आवश्यकता नहीं होती है। उसी की वस्तु है, निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं है, तो उपभोक्ता को वह वस्तु अवश्य खरीदनी, अपने उपभोग के लिए वही वस्तु खरीदनी होगी। तो एकाधिकारी के समक्ष यह स्थिति होती है कि वो विज्ञापन पर व्यय नहीं करता है, जबकि विज्ञापन व्यय की बहुतायतता या विज्ञापन व्यय का महत्व जो होता है वो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में बहुत ज़्यादा होता है।
लास्ट विशेषता है एकाधिकारी का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। पूर्ण प्रतियोगिता का मांग वक्र जहाँ क्षैतिज अक्ष के आधार पर होता है, AR-MR एक ही कर्व होते हैं, जबकि इसके अंतर्गत मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। ऋणात्मक ढाल से तात्पर्य है कि जो मांग वक्र होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, MR कर्व उससे नीचा होता है। अर्थात AR कर्व के ऋणात्मक ढाल होने का अर्थ है कि यदि एकाधिकारी को अपनी वस्तु की बिक्री को बढ़ाना है, उत्पादन को बढ़ाना है, तो उसे कीमत कम रखनी होगी। कीमत कम रखने पर ही वह वस्तु के उत्पादन को, पूर्ति को बढ़ा सकता है। इसलिए एकाधिकारी का मांग वक्र जो होता है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। अब हम देखते हैं एकाधिकार प्राप्त करने के तरीके या एकाधिकार के कई प्रकार होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। पहला है जिसमें वैधानिक एकाधिकार। वैधानिक एकाधिकार से तात्पर्य है कि पेटेंट तथा कॉपीराइट के तहत मिले जो अधिकार होते हैं, कानूनी रूप से जो मान्य होते हैं, उन्हें वैधानिक एकाधिकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं पेटेंट युक्त दवाइयाँ, रेल, टेलीफोन, विद्युत, जल आपूर्ति, जिन पे कानूनी रूप से किसी का अधिकार हो तो वो वैधानिक अधिकार कहलाते हैं। इनका यदि प्रयोग किया जाता है, पेटेंट युक्त दवाइयाँ हैं, कोई उनका प्रयोग करता है या कोई नई वस्तु है, नई टेक्नोलॉजी है, उसका पेटेंट करवा दिया जाता है तो उनका एकाधिकार हो जाता है। तो यदि कोई अन्य व्यक्ति उनको यूज़ करता है तो उसे उसका रेफरेंस देना पड़ता है, उनकी अनुमति लेनी पड़ती है, तभी वह उसका उपयोग कर सकता है। तो ये एक वैधानिक एकाधिकार है, कानूनी रूप से उनको अधिकार की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा है प्राकृतिक एकाधिकार। भौगोलिक अथवा उद्योग की प्रकृति के आधार पर जो प्राप्त अधिकार होता है वो प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल मोनोपोली कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि स्वतंत्रता से पहले भारत को जूट में एकाधिकार की स्थिति थी, अर्थात जूट का उत्पादन केवल भारत में ही होता था, तो भारत को प्राकृतिक रूप से जूट के उत्पादन में एकाधिकार की स्थिति प्राप्त थी। तो ये प्राकृतिक एकाधिकार हुआ। तीसरा है ऐच्छिक एकाधिकार। ऐच्छिक एकाधिकार होता है जब इच्छा से मोनोपोली को इस्टेब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है। जब कट्टर प्रतियोगिता से उत्पादकों को हानि होने की संभावना होती है तो वे उचित सहयोग एवं संगठन स्थापित कर लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं। जैसे कुछ अर्थों में बनाया जा सकता है, जैसे कीमत के संबंध में समझौता कर लेते हैं। कीमत के संबंध में समझौता की वस्तु की कीमत है कि 4-5 फर्में, यदि बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता हो रही है, किसी को भी लाभ नहीं मिल रहा है प्रतियोगिता के संदर्भ में, तो वो एक तरीके से समझौता कर लेते हैं। समझौते के आधार पर वो मोनोपोली व्यवहार का पालन करते हैं। उस संदर्भ में वो कुछ समझौता करते हैं, उसके पक्ष हैं। पहला है कीमत के संबंध में समझौता कर लेते हैं कि पर्टिकुलर जो वस्तु है वो न्यूनतम कीमत पर, इस कीमत पर बेची जाएगी। तो उस कीमत पर जब चारों फर्में एक निश्चित कीमत पर अपना सहमति प्रदान कर देती हैं तो उनकी एक तरीके से मोनोपोली स्थापित हो जाती है। यानी 4-5 फर्में मिलकर के एक मोनोपोली, किसी आधार पर एक मोनोपोली पूरे बाजार में स्थापित कर लेती हैं। एक तरीका हो सकता है संयोजन करके प्रत्येक फर्म का अंश का निर्धारण कर दें कि वो ग्रुप बना लें। फिर ग्रुप में जो फर्में हैं, 4-5 फर्में, उनमें जो लीड फर्म है, प्रधान फर्म है, उसका हिस्सा ज़्यादा हो सकता है, अन्य फर्म है उसका कम हो सकता है, तीसरी फर्म का और कम हो सकता है। तो इस तरीके से भी मोनोपोली की स्थिति हो सकती है कि संयोजन करके प्रत्येक फर्म का अंश का परसेंटेज निर्धारित कर दिया जाए, तो इस तरीके से पूरी का मोनोपोली स्थापित हो जाएगी। और लास्ट है कार्टेल या ट्रस्ट बना करके। ट्रस्ट के अंतर्गत होता है कि कई फर्मों का विलीनीकरण करके एक ट्रस्ट का निर्माण या स्थायी संगठन बना दिया जाता है, जिसका पूरा प्रारूप होता है, पूरा उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उनके आधार पर सभी फर्में हैं वो कार्य करती हैं। तो इस तरीके से उनकी भी एक मोनोपोली स्थापित हो जाती है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार हैं। एकाधिकार प्राप्त करने के मुख्यतः 3 तरीके हैं: वैधानिक एकाधिकार, प्राकृतिक एकाधिकार और ऐच्छिक एकाधिकार। तो आज के वीडियो में हमने एकाधिकार का अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसको प्राप्त करने के तरीके या प्रकारों का अध्ययन किया। थैंक यू।